वेलकम बैक। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। देहरादून में महामंच लगातार सजा हुआ है। एक के बाद एक गणमान्य चेहरे यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी जो गणमान्य मेरे साथ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, फिर भी उनके इंट्रोडक्शन में कहता हूं कि जब हम उत्तराखंड की राजनीति में कई चेहरों को देखते हैं तो कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो चेहरा मेरे साथ है वो बोलता भी है, बहुत दमदारी के साथ बोलता है और बिल्कुल साफ गोई के साथ बात करता है। दल अलग चीज है लेकिन देश सबसे ऊपर रखते हैं। सैन्य धाम का जिक्र आपने जरूर सुना होगा और अब मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी इस वक्त हॉल में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब तो लंच भी हो चुका है, गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। गणेश दा की एनर्जी जरा आप देखिए। गणेश दा, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। गणेश दा, पिछले कुछ महीनों में ही दूसरी बार आपसे मुलाकात हुई भारत एक्सप्रेस के इसी कॉन्क्लेव में और उस वक्त भी आपने कई सारे बातें की थी। उन तमाम बातों को मैंने सुना क्योंकि मैं खुद, आप जानते हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं, पोखरियाल हूं, तो एक एंकर के तौर पर भी सवाल पूछूंगा। आप छोटे भाई की तरह भी आप मुझे समझिएगा, बच्चे की तरह समझिएगा, लेकिन जो 24 वर्ष युवा हो चुका है, 24 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है, ये सफर आपने बिल्कुल शुरुआती दौर से देखा होगा। अब यहां पर कुछ नए बच्चे भी हैं, इनको बहुत सारी चीजें शायद पता हो, शायद ना पता हो। आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है इन बच्चों के लिए। तो 24 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया, क्या बदलाव, कहां से कहां तक का ये सफर रहा और कैसा सफर रहा उत्तराखंड का? देखिए, 24 साल का सफर, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे हमारी सरकार रही हो जी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इस प्रदेश ने कई आयामों को छुआ है। उदाहरण के लिए कृषि मेरे पास है जी। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 19.9% है और क्योंकि हमारा नवोदित राज्य है, विकास के नाम पर हमारी एग्रीकल्चर लैंड कम हुई है। 2 लाख हेक्टेयर हमारी लैंड कम हुई है, उसके बावजूद हमारा उत्पादन 3 लाख टन बढ़ा है जी। इसके हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। उदाहरण के लिए 21-22 में हम आज एप्पल के क्षेत्र में कश्मीर व हिमाचल के बाद तीसरे नंबर पर हैं। मैं आते हुए आंकड़े देख रहा था, जहां 2021-22 में हमने 2,13,000 सेब के पौधे लगाए थे जी, आज 24 में हमने 12,000 से अधिक सेब के पौधे रोपे हैं और हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी प्रकार जो हमारे परंपरागत फसलें हैं, अगर आपको ध्यान होगा, हमारे यहाँ माल्टा बहुत है, पहाड़। जी जी, माल्टा, जो आज लुप्त होता जा रहा है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, अपने गांव जाता था जी, तो पेड़ माल्टे से लदा रहता था और अभी मैं 1 साल भी नहीं हुआ, मैं पूजा करने के लिए जब गया तो मैंने देखा कि उस पेड़ में ना के बराबर फल है और उस दिशा में परसों ही हमने कैबिनेट में इसका जिक्र किया है जी। हम रिसर्च पर जा रहे हैं कि हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, चाहे आलू बुखारा हो, माल्टा हो, खुमानी हो, कैसे इसको उत्पाद को हम बढ़ाएं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट में जो सी ग्रेड का जो हमारा सेब था, जिसका बहुत कम दाम किसानों को मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 13 रुपए किया है। आज जायका के माध्यम से हम 4 जिलों में 526 करोड़ की योजना हम लेकर, सहायता हम लेकर आ रहे हैं। आज 8 साल के अंदर 2,000 करोड़ के एप्पल के टर्नओवर का लक्ष्य हमने रखा है और इसी प्रकार जो बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, आज हम
38.8% ऑर्गेनिक हैं जी। और पिछले 3 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती का प्रथम पुरस्कार हमें मिल रहा है। अभी 28 तारीख को मैं फिर बेंगलोर में उसको लेने जा रहा हूं। जी। जब किसी चीज के आगे जैविक लग जाता है, उदाहरण के लिए एक राजमा 100 रुपए किलो बिकती है, अगर वही राजमा जैविक हो जाती है तो राजमा 300 रुपए किलो बिकती है। यस। तो हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% ऑर्गेनिक हम होंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती, जिस पर आज प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है जी। उसके लिए गंगा के किनारे का 6400 हेक्टेयर का क्षेत्र हमने चिन्हित किया है, पर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी। और मैं आभार करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मिलेट्स, मोटा अनाज, जिसको मोदी जी ने श्री अन्न का नाम दिया है, और मोदी जी ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और सौभाग्य से जब पूसा में उसका शुभारंभ हुआ 162 देश के डेलीगेट्स उसमें थे और प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मुझे उसमें जाने का मौका मिला। और जब मिलिट्री इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की तो हमारा श्री अन्न सबसे बेहतर पाया गया। और मुझे ये याद आता है कि जब हम हमारे नेगी जी यहां पर सामने बैठे हैं, हमारे आंदोलन के साथी हैं जी, जब हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की लड़ाई को हम लड़ रहे थे तो हम एक नारा लगाया करते थे कि हम कोदा झुंगुरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। शायद आपको याद होगा। याद है सर। और आज मैं ये कह सकता हूं, हम कोदा झुंगुरा उगाएंगे, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और सर मेरा अगला सवाल भी यही था, क्योंकि आप इतना शानदार बोल रहे थे, मैं बीच में जगह ढूंढ रहा था कि इंटरप्ट का करूं, कर नहीं पाया मैं। ये भारत कृषि प्रधान देश है। अब मैं दिल्ली जैसे राज्य में रहता हूं, काम करता हूं, अब वहां पर भी ट्रेंड कर रहा है कि भैया झुंगरयाल मंगा दो हमारे लिए, लूण मंगा दो हमारे लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने जिक्र किया, वो स्टार्टअप का बहुत जिक्र करते हैं। हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, एक दशक का सफर देखें, तो स्टार्टअप्स को लेकर आपकी सरकार की कोई खास नीति? देखिए, मैंने कहा कि मिलेट्स के क्षेत्र में हमने 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था मिलेट्स मिशन में की है, जहां अन्य बीजों पर हम 50% सब्सिडी देते हैं, मिलेट्स के लिए हम 80% सब्सिडी देते हैं। दूसरा, जो मिलेट्स है इसकी देखभाल में भी कम लगता है, इसमें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और मैं देख रहा हूं कि आज लोग श्री अन्न की ओर आ रहे हैं, मिलेट्स की ओर आ रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर सबसे पहले आपसे कहता है कि गेहूं खाना छोड़ दो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स बंद कर दो। और अभी हमने एक एमएयू दलित ग्रुप के साथ किया है। उनके जितने होटल इंडिया में हैं और कुछ विदेश में हैं, वहां पर उत्तराखंड का मिलेट्स उनके मेन्यू में है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मडुआ खाएगा तो उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसे पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय, अगर आपको ध्यान होगा, में हाउस ऑफ हिमालय की लॉन्चिंग उन्होंने की है। आज हमने उसका सीईओ भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि ग्राम विकास भी मेरे पास है। और जितने हमारे समूह हैं, हाँ, उनके उत्पाद को हम हाउस ऑफ हिमालय के नीचे ला रहे हैं। और आज की डिमांड हो गई है हाउस ऑफ हिमालय की कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज लगभग 4,88,000 हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। वाह। और हमने एक काम किया, अगर आपको ध्यान, आज सबसे ज्यादा एमएसपी अगर किसी चीज का है तो मडुए का है, 42 रुपए 90 पैसे। पहले ये होता था कि हमारा जो पहाड़ का किसान है गरीब है, पहले वो साहूकार से पैसे उधार लेता था
और साहूकार उससे 25 रुपए 30 रुपए मुड़वा खरीदकर आगे महंगे दाम में बेचता था। हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारी जो समूह की ये बहनें हैं, जिनकी संख्या 4,88,000 है, जो लगभग 63,649 समूह हैं, हमने कहा कि ये समूह की बहनें किसान से उसके घर में जाकर मडवा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके दो फायदे होंगे। एक तो किसान को उसके उत्पाद का सही दाम मिलेगा, और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे जी, उस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। और हमारी सरकार का भी संकल्प है इस तरफ प्रतिबद्ध 2025 में जब हम 25 साल के होंगे, हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सरकार से हमारी सरकार काम कर रही है। अभी तक हम 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। 25 का जो लक्ष्य रखा है उससे हम आगे जाने वाले हैं। चलो, एक बड़ा प्रॉमिस ये हो गया भारत एक्सप्रेस के मंच से। गणेश दा, कृषि प्रधान देश है भारत हमारा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम चेहरे कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन यूपी की तरफ से हम करवाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को इतनी मजबूत कराएंगे। कृषि प्रधान देश में उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां पर कृषि बहुत चैलेंजिंग है, ये छोटे छोटे बच्चे अपनी किताबों में देखते होंगे स्टेप फार्मिंग क्या होती है, पहाड़ों को काट काट कर, और उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी नजर नहीं आता था। कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, अगर आप देखें हरिद्वार का तराई का क्षेत्र, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून का कुछ तराई का क्षेत्र, ऐसा नैनीताल के तराई के क्षेत्र को देखें तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। और आज जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहां आ रही है, जंगली जानवर फसलों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। पहले केंद्र सरकार से हमें घेर बाड़ के लिए पैसा मिलता था, तो आज हम लोगों से कह रहे हैं कि आप ऐसी क्रॉप्स पे जाइए जिससे जानवर नुकसान न करे। मान लिया कीवी है, आज कीवी का उत्पादन हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जहां हमने पहले 93,000 पौधे लगाए थे 2021-22 में, इस बार हमने 2 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। और कीवी को बंदर भी नहीं खाता, उसका नुकसान नहीं करता, इसलिए किसानों को हम इस प्रकार की फसलों को ले जा रहे हैं। इसी प्रकार अरोमा के क्षेत्र में आपने जिक्र की कि 25 साल में हम कहां पहुंचे हैं। जब जो एरोमेटिक हमारे प्लांट्स हैं, जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था, अगर आपको जाने का मौका मिला, हमारा कैब सघन पौधा केंद्र यहीं सेलाकुई में है। हमारा टर्नओवर 2 करोड़ का था और आज उसका टर्नओवर 25 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए का हो गया। तालियां हो जाएगी। आज आपने देखा होगा लेमन ग्रास, लोग लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं, अन्य इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनकी खेती कर रहे हैं, और लगभग 20,000 से अधिक किसान हमारे इससे जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार इसके मौन पालन के क्षेत्र में आज जो उत्तराखंड का हमारा एक हनी है जो एल्टीट्यूड पर होता है, वो जो मक्खी है उसी हाइट पर पाई जाती है, वो 3,000 रुपए किलो तो बिकता है। आज हमने 6,000 से अधिक किसानों को इससे जोड़ा है। हमने हर एक जिले में 1 गांव को मौन पालन के लिए रखा है, और चंपावत उत्तराखंड में 2 गांव को हमने रखा है। और मैंने पिछले वर्ष अपने घर में जब 10 बॉक्स रखे, और जब मैं बता रहा हूं उदाहरण के लिए, मैं देखना चाहता था कि वास्तव में कितना उत्पाद होता है, करीब 40 किलो शहद 10 बॉक्स से मेरे यहां निकला। तो आप कल्पना कीजिए कि जब किसान इस ओर जाएगा तो इसके माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं पता नहीं कितना समय आपने मुझे दिया, थोड़ा मैं क्योंकि सैनिक कल्याण मंत्री भी हूं, इस क्षेत्र में जाना चाहूंगा। कितना समय है?
जाइए जाइए सर, प्लीज प्लीज। सैनिक कल्याण जान सकता हूँ उसमें सैनिक कहाँ पर कहाँ? सैनिकों के क्षेत्र में बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ कीजिए सर, कीजिए। दूसरा, क्योंकि मैं इस कृषि और ग्राम विकास से पास सैनिक कल्याण मंत्री भी हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सैनिकों के कल्याण के लिए जितने काम इस सरकार में है आज तक कभी नहीं हुए होंगे। अभी आपने अखबार में हमारे 2 जिले से सैनिक बहाली बहुत ज्यादा हैं, एक देहरादून और पिथौरागढ़। यहां पर लगभग 35,000 सैनिक रजिस्टर्ड हैं, और जो हमारी विकासनगर, कालसी की बेल्ट है, वहां के सैनिकों को जो सैनिक कल्याण के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जी, उसके लिए देहरादून जाना पड़ता था। और मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पिछली बार विजय दिवस पर जो भी 16 तारीख को है जी, उसकी, और इतनी द्रुत गति से काम, जब मैं वहां पर गया अधिकारी लोग कहने लगे साहब हमने पहली बार ऐसा देखा है कि 1 साल कोई घोषणा हुई और 1 साल में पूरी हो गई। हमने देखिए देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल था, देश दादा की- का एक्सपीरियंस ये है कि मैं सैन्य धाम क्यों लिखकर मैं खुद बहुत इंटरेस्टेड था। और देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और मैं उदाहरण दूंगा, अभी तो पासिंग आउट के मुझे नंबर नहीं मालूम, पिछली पासिंग परेड में हाँ। जहां उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य हमसे 8-9 गुना बड़ा है, उसके 52 कैडेट पास आउट हुए, और हमारा छोटा सा राज्य उसके 29 कैडेट पास आउट हुए। ये इस बात का संकेत है कि चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे एक सिपाही के रूप में हो, यहाँ का नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश सेवा, देश की रक्षा करना चाहता है। सैक्रिफाइस आप समझिए उत्तराखंडियों के डीएनए में होता है। दा आपने उत्तराखंड को तब से देखा जब पूरा आंदोलन चला होगा, उसमें आपकी सहभागिता भी रही होगी, और अब हम देख रहे हैं 24 साल के एकदम युवा उत्तराखंड को हम देख रहे हैं। अभी आपने सैन्य धाम का जिक्र किया, यकीन मानिए सोशल मीडिया पर सैन्य धाम ट्रेंड करता है, लेकिन आप बहुत सावगोई से मुझे बताइएगा, क्योंकि आप सैनिकों को लेकर क्या इमोशंस रखते हैं मैं जानता हूं, आपके भाव क्या है मैं जानता हूं सबसे ऊपर, और उत्तराखंड में हर किसी के लिए ये बात मायने रखती है। एक तरफ हम सैन्य धाम का जिक्र कर रहे हैं, सैनिकों का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में जब अग्निवीर योजना आई तो बहुत शोर शराबा रहा, विपक्ष ने काफी शोर मचाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने देखा होगा अग्निवीर जब योजना शुरू करने की बात हुई जी, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हुआ। उत्तराखंड ये ऐसा प्रदेश था जहां पर ना के बराबर सिर्फ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। अगर मैं गलत हूंगा तो आप मुझे टोक सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, और आज उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा यहां पर भर्ती में इस प्रकार लोगों ने भाग लिया बहुत, और आज गढ़वाल सेंटर व कुमाऊं सेंटर को मिलाकर 4000 से अधिक अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। अब फिर से भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विरोध था। अगर आप देखें, जब हरियाणा के चुनाव चल रहे थे और उन्होंने कहा साहब ये तो चलो हो गया, हरियाणा के चुनाव में, क्योंकि हरियाणा में से बहुत लोग सेना में जाते हैं जी, वहां का भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये योजना सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, कई बड़े बड़े कंट्रीज में पहले से लागू है, और इसके माध्यम से हमें, अगर सामने वाला जवान 24, 25, 35 साल का है और हम 60 साल के जवान को लड़ाएंगे तो संभव देखेंगे कि उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। नहीं होगा। और इसलिए जब अग्निवीर योजना के फायदे लोगों को समझ में आए तो धीरे धीरे उसका विरोध समाप्त हो रहा है और लोग अग्निवीर की ओर आ रहे हैं। आंकड़े आपके सामने हैं। गणेश सर, क्योंकि अब उत्तराखंड पुराना नहीं है, देखिए लोकसभा की सीटें कम हैं, विधानसभा 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कुछ भी होता है सीधा उस पर दिल्ली रिएक्ट करता है। पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यूसीसी लेकर आए, उसके बाद विपक्ष ने एक और तमाम चीजें शुरू की कि आप लोग वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं।
आप लोग पहले लोकायुक्त की बात करते थे कि हम लोकायुक्त लेकर आएंगे, फिर क्या वो चीज पीछे रह गई? यूसीसी आ गया लव जिहाद। जब आपका शासन बिल्कुल पाक साफ चल रहा हो, अगर आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के जितने मामलों में कार्रवाई धामी सरकार ने की है, ये एक रिकॉर्ड है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। आज अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि और राज्य भी इसका पालन करें। नकल पर सख्त कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है जी। धर्मांतरण कानून बनाने वाला उत्तराखंड की धामी सरकार है। सर इसीलिए तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लव जिहाद का भी जिक्र कर रहे हैं, लैंड जिहाद का भी जिक्र कर रहे हैं, यूसीसी भी लेकर आ गए हैं, और जो पहले आप लोगों के वादे थे कि हम 100 दिनों में लोकायुक्त लेकर आएंगे, वो प्रायोरिटीज चेंज हो गई। ऐसा आप सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, अब देखिए प्रायोरिटीज चेंज हुई क्या? ये लोकतंत्र है और सोशल मीडिया पर किस प्रकार की बातें होती हैं आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ है। लोकायुक्त हम इसलिए ला रहे थे कि भ्रष्टाचार की हम समाप्ति करें जी, और लगातार आज हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प है। जहां कहीं भ्रष्टाचार के कोई मामले आए होंगे, आपने देखा होगा कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम इस पुष्प धामी की सरकार ने किया। लगातार पलायन एक बहुत बड़ा इशू रहा हमेशा से। आप तो बहुत सीनियर हैं, आपने तमाम चीजें, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भी बहुत जोरों शोरों से उठाई। 24 सालों बाद अगर आज मेरे जैसा एक युवा नौजवान जो अपने दिल में उत्तराखंड को रखता है, हमारे सैनिकों को रखता है, आपका बहुत मान सम्मान है, अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूं कि इन 24 सालों में जो पलायन की समस्या जो आपने देखी होगी, आप लोगों ने जो जोरों शोरों से उठाया था, वो समस्या का निदान आ पाया अब तक, या इस दिशा में कुछ? अगर पिछले 3 साल के आंकड़े को आप स्टडी करें, आज कुछ हद तक पलायन को रोकने में हम कामयाब हुए हैं। आज फिल्म के क्षेत्र में आपने देखा हुआ, आज ही में एक फिल्म लगी है गढ़ कुमाऊं जी जी, तो उसके निर्माता हमारे पास कल आए थे कि साहब आप इसका शुभारंभ करने के लिए आइए। अभी कुछ दिन पहले एक जोनसारी फिल्म पहली, तो आज हमारे लोग फिल्म के क्षेत्र में यहां पर बहुत आ रहे हैं और जितनी सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है, इतनी सब्सिडी किसी और प्रदेश में है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी सुंदर लोकेशन डेस्टिनेशन हमारे यहाँ है। ट्रू। एक दिन मेरे मित्र मुझे एक दिल्ली में मिले, कहने लगा यार हमारे यहाँ कोई आप डेस्टिनेशन बताइए कि हम फिल्म शूट करना चाहते हैं। मैंने तो हमारा तो हर क्षेत्र डेस्टिनेशन है। आप अल्मोड़ा चले जाइएगा, आप चौपटिया चले जाइएगा, आप मुंशारी चले जाइएगा, आप इधर फूलों की घाटी चले जाइएगा, मसूरी चले जाइएगा, धनोटी चले जाइएगा, सारे डेस्टिनेशन हमारे पास हैं। इसके माध्यम से हम पलायन को रोक रहे हैं। आज होम स्टे, देखिए आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने की है, आज होम स्टे के माध्यम से मैं अभी उत्तरकाशी के एक गांव में गया और जब मुझे भोजन करने के लिए वो एक घर में ले गए, तो लकड़ी का जो पुराने जमाने का घर था, तो बहुत सुंदर से उसने बनाया। तो मैंने कहा यार सर हमने होम स्टे बनाया हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ टूरिस्ट कहाँ से आता है? चलो सब ऑनलाइन आ जाता है, दिल्ली से वो करता है, और हमारे यहाँ जो है एक एक कमरे के 5-5 हजार रुपए लेते हैं। तो इसके माध्यम से हम पलायन को रोक रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया जी, आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मैं उस बच्ची का नाम भूल गया हूं, एक बच्ची दिल्ली के अंदर 2 लाख से अधिक पर मंथ की सैलरी लेती थी और आज श्रीनगर के पास उसका बाग है। जब मैं किसानों की एक मीट की, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तू इतनी दिल्ली छोड़कर यहां क्यों आई? मुझे तो तुझे 2 लाख रुपए मिलते थे। कह रही आज मैं यहां 5 लाख रुपए महीना कमा रही हूं इससे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज मैंने कहा ना कि हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के माध्यम से प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं और पलायन को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। और इस दिशा में हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। तो गणेश दा का साफ तौर पर कहना है कि डबल इंजन की सरकार तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा है और आने वाले वक्त में भी, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पर हो, एजुकेशनल हब के तौर पर हो, उत्तराखंड नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। गणेश दा बहुत 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 तहे दिल से आपका शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया भारत एक्सप्रेस के लिए। विशेष प्यार आशीर्वाद आपका हमेशा ही हमें मिला है।
अभी 2 साल के हम होंगे, उससे पहले 2 बार कॉन्क्लेव हम यहाँ पर कर चुके हैं उत्तराखंड में, और आप दोनों बार यहाँ पर आए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि स्टेज पर बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर श्री राधेश्याम राय जी प्लीज स्टेज पर आए और गणेश दा को, गणेश जोशी जी को वो स्मृति चिन्ह भेंट करें प्लीज सर। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश दा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।